गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डील, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और हम अपने प्रीवियस लेक्चर को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जो प्रीवियस लेक्चर का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और आज हम लोग उसी के अंदर, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर तो हमने मिड फ्रीक्वेंसी रेंज को स्टडी किया था, आज हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज और हायर फ्रीक्वेंसी रेंज पर कैपेसिटेंस का इफ़ेक्ट जो है वो देखेंगे। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसके अंदर क्या होता है, जो कपलिंग के लिए कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं या बाईपास के लिए कैपेसिटर जो यूज़ किए जाते हैं उनकी प्रतिबाधा का मान क्या होता है, पर्याप्त होता है, अतः इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अवांछित धारिता होती है जो लोड को पार्श्वपतित करती है उसकी प्रतिबाधा का मान इस परास में लगभग अनंत होता है, इसीलिए उन्हें खुले परिपथ के रूप में माना जा सकता है। इस अवस्था में आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो एच पैरामीटर युक्त जो परिपथ है वो आपको दिखाया गया है। तो जैसे हमने मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में देखा था, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या था, जो कपलिंग के लिए और बाईपास के लिए जो कैपेसिटर यूज़ किए गए थे उनकी प्रतिबाधा का मान क्या था, बहुत ही कम था, इसलिए उन्हें क्या है, इग्नोर कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था फॉर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको उनको अपने सर्किट के अंदर शामिल करना होगा। तो हमारा जो ये सर्किट है इसके अंदर जैसे इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन तो ये हो गया IB HIE, और इसके अंदर क्या है, हमने HRE V0 को नेग्लिजिबल करके इग्नोर कर दिया है, उसको यहाँ से हटा दिया है, HRE V0 को, सिर्फ HIE को इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट जो है अपना इधर आउटपुट वाला सेक्शन, इसमें HFE IB, ये आउटपुट करंट IC, ये लोड टर्मिनल, लोड के सिरों पर वोल्ट था VAB, और ये कपलिंग के लिए यूज़ किया गया कैपेसिटर CC, जो दूसरे स्टेज के इनपुट इम्पिडेंस या यूँ कहें कि लोड इनपुट इम्पिडेंस HIE को इस लोड से जोड़ता है, या HIE जो है वो लोड को पार्श्वपतित करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इनपुट वोल्टता है VI, तो VI तो सिंपली क्या हो जाएगा, HIE इंटू IB, ठीक है। और जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी निर्गम प्रतिबाधा जो है वो क्या होगी, RL व HIE प्लस XC के समांतर संबंध के तुल्य होगी। यानी कि यहाँ पे क्या है, लोड टर्मिनल आगे उनके सिरों पे वोल्टता है, ठीक है। इधर क्या है, कपलिंग के लिए कैपेसिटर, और ये जो है दूसरे चरण का जो निवेशी प्रतिबाधा है वो जुड़ी हुई है। तो अभी ये क्या है, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, ये जो कपलिंग कैपेसिटर है और ये जो HIE है, ये दोनों तो क्या है, सीरीज़ में है, तो इनकी टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, HIE प्लस XC क्या होता है, 1/j⍵c, ठीक है, ये हो गया। और ये दोनों जो हैं लोड RL के साथ क्या हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं, समांतर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए टोटल प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, 1/ZL इज इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HIE माइनस j⍵/XC, ठीक है। ये J जो था इसको ऊपर ले गए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे। तो LCM लेने से क्या बनेगा, जैसे ये दोनों प्रोडक्ट आएंगे, RL HIE माइनस j⍵c, और इस तरफ आएगा HIE माइनस j⍵c, और प्लस में आएगा RL, तो इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो टोटल इम्पिडेंस ZL आउटपुट टर्मिनल पे RL इंटू HIE माइनस j⍵c बटे HIE प्लस RL माइनस j⍵c। अब जो आउटपुट टर्मिनल है या बिंदु A और B है उनके मध्य विभवांतर, जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इनके मध्य विभवांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, HFE IB इंटू ZL। करंट IC जो है क्या होती है वैसे, HFE IB प्लस HOE V0 होती है, लेकिन क्या है, HOE का मान काफ़ी कम होने से इसको हटा देते हैं, तो आउटपुट करंट IC इज इक्वल टू होता है HFE IB, तो करंट इंटू वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या है, करंट इंटू इम्पिडेंस है ZL, तो
वी ए बी बराबर करंट इनटू इम्पिडेंस। एच एफ ई क्या है, करंट गेन होता है, तो ये तो डायमेंशन लेस है, तो सिर्फ आई बी का डायमेंशन है करंट इनटू जेड एल, इम्पिडेंस हो गया। एच आई ई व सी सी से प्रवाही धारा का मान क्या है, आई टू है। ये जो धारा आई टू है ये यहाँ से जा रही है, ये आई टू करंट इस पाथ को लेके जा रही है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं, अगर हम लोग आई टू निकाल लेंगे तो हम लोग वी ए बी ज्ञात करना चाहते हैं, तो वी ए बी क्या होगी, जो वोल्टेज ड्रॉप एच आई ई पे होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप जो है इस लो टर्मिनल पे होगा, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज आर ऑलवेज इक्वल होती है इसीलिए। तो एच आई टू करंट क्या हो जाएगा, वी ए बी बट्टे और वी ए बी बट्टे जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस किसका, एच आई ई इंटू सी सी प्लस सी सी। तो एच आई सी सी का इम्पिडेंस कितना आ गया, माइनस जी ओवर ओमेगा सी। तो आई टू करंट क्या आ जाएगी, वी ए बी एच एफ ई आई बी बट्टे इंटू जेड एल बट्टे एच आई ई माइनस जी ओमेगा सी, इस तरीके से। तो आई टू करंट आ गई, आई टू से हम लोग सिर्फ जो एच आई ई पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो वी टू जो है वो किसके बराबर आ गया, V2 प्रथम चरण के लिए निर्गम प्रतिबाधा V2 का मान HIE के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज आर ऑलवेज इक्वल। तो HIE पे जितना ड्रॉप होगा उतना ही क्या होगा, V2 पे होगा। तो हम लोग HIE पे वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे V2 पर वोल्टेज ड्रॉप का मान आ जाएगा। तो हमने HIE में से प्रवाही धारा का मान निकाल लिया है, ठीक है। और V2 इज़ इक्वल टू माइनस एच आई ई इंटू आई टू, ठीक है। ये करंट जो है अंदर की तरफ लूप है, और हम लोग जब वो लेंगे ना KVL लगाते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आया है, माइनस एच आई ई इंटू आई टू क्या हो गया, एच एफ ई आई बी जेड एल बटे एच आई ई माइनस जी ओमेगा सी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वोल्टेज V2 आ गई है, ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वोल्टेज गेन ज्ञात कर सकते हैं, V2 बाई V1। तो V2 हमारे पास ये है ही, और V1 है एच आई ई इंटू आई बी। तो ये आ गया V2 बटे एच आई ई इंटू आई बी, एच आई ई आई बी से ये गया, तो माइनस एच एफ ई जेड एल बटे एच आई ई माइनस जे ओमेगा सी। ये आ गया वोल्टेज गेन फॉर लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज, और इसमें आप जेड एल का मान भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो एच एफ ई बटे एच आई ई माइनस जे ओमेगा सी, और जेड एल का मान है आर एल एच आई ई माइनस जे ओमेगा सी माइनस जे ओवर ओमेगा सी बटे आर एल प्लस एच आई ई माइनस जे ओवर ओमेगा सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये एच आई ई माइनस जी ओमेगा सी जो है इससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो सिर्फ एच एफ ई आर एल बचेगा, और नीचे एच आई ई प्लस आर एल माइनस जी ओमेगा सी बचेगा, ठीक है। तो एच एफ ई आर एल बटे एच आई ई प्लस आर एल, इसको कॉमन ले लो, तो 1 माइनस जे ओमेगा सी तो है ही, उसके साथ ही आ जाएगा एच आई ई प्लस आर एल, ये आ जाएगा। और ये जो है वोल्टेज गेन इन मिड फ्रिक्वेंसी रेंज बन जाता है, तो AVM बन गया ये, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, AVM लिख सकते हो। ये AVL जो है एक कॉम्प्लेक्स राशि है, सम्मिश्र राशि है, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, एक जे जैसे आयोटा की तरह रोल है ना, इसका कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है ये, जिसके परिमाण तथा कला कोण का मान होगा। तो इसका जिससे रिजल्टेंट निकालेंगे तो AVL इज इक्वल टू एच एफ ई आर एल, जैसे यहाँ वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं एच एफ ई आर एल रिजल्टेंट में, क्योंकि मोड का स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ओके। और नीचे बटे के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जैसे ये कुछ इस तरीके से रहता है। ए प्लस आयोटा बी का मोड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। और जैसे ए वी एम है उसका मोड जो हो गया वो, मतलब ए वी एम के अंदर जो भी है उसका स्क्वायर करो फिर उसका रूट लो। तो जैसे ये एच एफ ई आर एल है तो हम लोगों तो इसका मोड करके स्क्वायर करेंगे तो माइनस हटेगा, बस फिर वापस रूट लेना है तो एच एफ ई आर एल ही आएगा, ठीक है। और चाहे तो आप इसको ए वी एम की फॉर्म में रख दो, तो ए वी एम की फॉर्म में ए वी एम आ जाएगा, और बटे में 1 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर सी सी स्क्वायर और एच आई ई प्लस आर एल
होल स्क्वायर। ठीक है, और कला कोण जो है वो फाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, पाई प्लस थीटा एल। तो फेज़ एंगल जो है, जो लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज में जो एंगल है उसके साथ उससे पाई रेडियन आगे रहता है ये। तो थीटा एल इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स। तो इसमें जैसे ये है, जैसे ये नीचे वाली राशि है ना, ये वाली, तो इसमें क्या होता है, 10 जो होता है वो इमेजनरी पार्ट बटे रियल पार्ट होता है ना, साइन बटे 10 होता है, साइन बटे कॉस इज इक्वल टू 10। तो इमेजनरी पार्ट साइन होता है और रियल पार्ट क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन तो हो जाएगा 1/ओमेगा और कॉस क्या हो जाएगा, HIE प्लस RL, इस तरीके से। तो ये टेन थीटा के बराबर आएगा। तो थीटा इन्वर्स इज इक्वल टू थीटा बराबर टेन इन्वर्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज को किस तरीके से स्टडी किया। हमने कहा कि हम लोग CC को रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसको शामिल करना पड़ेगा। इसको जब शामिल किया तो टोटल जो आउटपुट सेक्शन के अंदर इम्पिडेंस था, वो इम्पिडेंस इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ से यहाँ, और उसके बाद लोड के साथ इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज VAB है। ठीक है, तो ये टोटल ZL आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A और B टर्मिनल जो हैं उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो HFE-IB ZL है। ठीक है, I2 करंट जो है वो हम लोग निकालेंगे ताकि हम HIE पे वोल्टेज ड्रॉप V2 को निकाल सके। तो I2 जो है वो करंट है जो HIE और CC में से होकर जाती है। तो VAB बटे HIE माइनस J ओमेगा बाई CC, J बाई ओमेगा CC। I2 निकाल ली और I2 से हम लोगों ने V2 निकाल लिया। फिर V2 बाई V1 हम वोल्टेज गेन देख रहे हैं कि लब्धि पर निम्न फ्रिक्वेंसी आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज गेन पर निम्न फ्रिक्वेंसी जो है, लोअर फ्रिक्वेंसी जो है उसका क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है उसको देखते हैं। वह आवृत्ति जिस पर निम्न आवृत्ति परास में वोल्टता लाभ जो है वो मध्य आवृत्ति परास में वोल्टता लाभ के मान का 1/√2 या 0.707 गुना होता है, उसे हम लोग निम्न अर्धशक्ति आवृत्ति या निम्न अंतक आवृत्ति कहते हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक ग्राफ ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके का। तो इसमें यहाँ पे FL था और यहाँ पे H था। तो ये क्या है, लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। इस लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज में ये FL जो है, यहाँ पे गेन जो होता है वो ये जो पीक पे गेन है ना A, इसका क्या है, √2 गुना होता है। मतलब A/√2 होता है। ये सेंटर में तो जैसे A है वोल्टेज गेन, और यहाँ पे जैसे ये ढलान आ रही है ना, यहाँ पे FL है और यहाँ पे FH है, ये वाला इतना कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, गेन जो है वो A/√2 होता है। तो इसे हम FL कहते हैं। लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर जहाँ पर वोल्टेज गेन जो है वो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज के मान का 1/√2 गुना या 0.707 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्न अर्धशक्ति आवृत्ति या निम्न अंतक आवृत्ति कहते हैं। तो AVL इज इक्वल टू AVM/√2। ठीक है, इसे हम कहते हैं निम्न अर्धशक्ति आवृत्ति पर वोल्टेज गेन जो है वो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज का 1/√2 गुना। ठीक है, तो FL जो है वो निम्न अर्धशक्ति आवृत्ति शो करने का एक तरीका है, मार्क है FL। तो AVM/√2। तो हम लोगों ने वोल्टेज गेन क्या निकाला है, निम्न अर्धशक्ति आवृत्ति में निम्न फ्रिक्वेंसी रेंज या लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज में जो वोल्टेज गेन है वो है AVM/1 प्लस यहाँ पे ओमेगा CC था ना, ओमेगा को लिख दिया 2πf CC HIE प्लस RL का होल स्क्वायर, ये निकाला था। ठीक है, अब ये AVM/√2 किस तरीके से हो सकता है, ये AVM/√2 1 प्लस में यहाँ पे 1 होए जब भी ये √2 बनेगा, यानी कि ये नीचे वाली जो राशि है वो किसके बराबर होए, 1 के बराबर होए। यहाँ पे F को FL से रिप्लेस कर दिया है हमने। तो FL बराबर क्या हो जाएगा, 1/2π CC HIE प्लस RL। समझ रहे हैं ना आप लोग कि ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था, इसको AVM/√2 बनाना है। तो ये 1 तो है ही, तो ये 1 होएगा जब भी तो √2 बनेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसको 1 के बराबर रखो, तो यहाँ से FL या लोअर फ्रिक्वेंसी का मान जो है वो आ जाता है।
ठीक है। अब इस मान को हम लोग हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में रख दें तो AVL बराबर AVM बटे 1 माइनस JFL बाई F आ जाता है। जैसे ये था ना, ये वाला, तो ओमेगा CC HIE प्लस RL, तो ओमेगा को क्या लिखोगे आप, ओमेगा को आप लिखोगे 2 पाई, जैसे सॉरी ये वाला, ये जैसे रिजल्टेंट के फॉर्म में आयोटा के फॉर्म में लिखते, तो ये ओमेगा तो 2 पाई F लिख दो यहाँ पे, तो F तो यहीं रहने दो, और 2 पाई CC और जो HIE प्लस RL है उसको आप क्या लिख सकते हो, FL लिख सकते हो। वही इसने यहाँ पे किया है, AVM बटे 1 माइनस JFL बटे F, और इसका रिजल्टेंट आ गया AVM बटे √1 प्लस FL स्क्वायर बटे F स्क्वायर। परिणाम में इस तरीके से निकाल सकते हैं। और फेज शिफ्ट जो है कला विस्थापन थीटा L जो tan इनवर्स FL बटे F एज इट इज़। ओके, इमेजिनरी पार्ट में क्या है FL और रियल पार्ट में क्या है F है। ठीक है, तो कुल कलांतर, कुल कला का अंतर जो निर्गम पे हमें मिलेगा सिग्नल, उसमें पाई रेडियन का एंगल का डिफरेंस रहता है, तो 180 प्लस थीटा L 180 प्लस tan इनवर्स FL बाई F आ जाता है। जब F का मान कम होगा तो AVL का मान घटता है तथा फाई L का मान बढ़ता है, क्योंकि देखो जैसे ये बट्टे में F है, अब इसका LCM लें तो ये F यहाँ से गुणा हो जाएगा और बट यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो F अगर जैसे AVL जो है वो प्रोपोर्शनल टू F होएगा, तो F घटेगा तो वोल्टेज गेन भी क्या है, घट जाएगा, लेकिन एंगल का मान जो है वो बढ़ जाएगा, बट्टे वाली राशि घटेगी तो टोटल तो मान बढ़ता है ना। ठीक है, तो एंगल जो है वो बढ़ जाता है, कलाकोण का मान जो है वो बढ़ जाता है। F बराबर FL हो तो क्या होगा, F बराबर FL हो तो AVM बाई √2, जैसा कि है ही सही। ठीक है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के। आप देखो FL बराबर F यानी tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री सेल्सियस पे, और टोटल कलांतर किसके बराबर आ जाएगा, 225 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। ओके, और जब फ्रिक्वेंसी F अटेंड्स टू 0 है तो वोल्टेज गेन भी अटेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा ना AVL जो है वो प्रोपोर्शनल टू F है। कैसे है ये भी पता लग ही गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, इसमें ये F जो है F स्क्वायर LCM लोगे ना तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, AVM F बटे रूट F स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर, यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये कलांतर फाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे F का मान आप 0 रखोगे तो tan इनवर्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट कब होता है, जैसे साइन का मान पाई बाई 2 रखो आप और कॉस का पाई बाई 2 रखोगे तो 0 आता है, इस तरीके से। तो साइन पाई बाई 2 पे तो 1 हो जाता है, कॉस क्या है पाई बाई 2 पे 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पाई बाई 2 रख दोगे तो टोटल का अंतर पाई प्लस पाई बाई 2 किसके बराबर आ गया, 3 पाई बाई 2 के। ठीक है, तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर वोल्टेज गेन निकालना और उसके बाद में लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी को स्टडी किया, उसी तरीके से हम लोग हायर फ्रिक्वेंसी रेंज को जो है वो स्टडी करते हैं। हायर फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है उसमें क्या होता है, जो कपलिंग कैपेसिटर होता है उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, इसके कारण प्रतिबाधा को नगण्य माना जाता है, लेकिन जो शंट की प्रतिबाधा होती है ना उसका प्रभाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। धारिता CD जो है वो द्वितीय चरण के निवेश में मिलर प्रभाव के कारण होती हैं। ये हमने जैसे शुरुआत के अंदर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर स्टडी किया था फॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो CD जो होती है वो इनपुट सेक्शन जो CBE और उनकी तुल्य प्रतिबाधा होती है, CBC और निवेश की प्रतिबाधा का संयुक्त प्रभाव होता है। ये CD द्वितीय चरण के निवेश में मिलर प्रभाव के कारण प्राप्त होती है। यहाँ यह प्रतिरोध HIE के साथ प्रथम चरण के लोड को पार्श्वपतित करती हैं। तो यहाँ पे CD जो है वो क्या है, CBE 1 प्लस GMRL CBC। ठीक है, तो CBC 1 माइनस A होता है ना, ये मिलर प्रभाव के कारण CBC 1 माइनस A को आप लिख सकते हो माइनस GMRL। ये हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था।
तो हायर फ्रिक्वेंसी रेंज पे कपलिंग कैपेसिटर तो कुछ नहीं करता, लेकिन जो शंट कैपेसिटर है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो सी डी इज़ इक्वल टू सी बी ई प्लस 1 प्लस जी एम आर एल सी बी सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड प्रतिबाधा जो आउटपुट सेक्शन के अंदर टोटल है जेड एल, वो क्या होगी आर एल और एच आई ई और सी डी तीनों देखो क्या है पैरेलल जुड़े हुए हैं, आर एल एच आई ई और सी डी। तो इन तीनों को पैरेलल जोड़ दो, 1/XC जोड़ेंगे ना तो XC क्या हो जाता है जे ओमेगा सी, क्योंकि ये तो XC बराबर 1/J ओमेगा सी होता है, उल्टा होता है ना, तो और बटे में आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/ZL का मान ये आ गया, इसको आप LCM ले लो, तो RL और HIE LCM आएगा, और इधर HIE आ जाएगा, इधर RL आ जाएगा, और इसके साथ RL HIE दोनों आ जाएंगे। तो ZL लिखोगे ना आप, तो HIE RL बटे RL प्लस HIE प्लस J ओमेगा CD HIE RL ये होता है। तो निवेशी संकेत वोल्ट तथा वी आई इज इक्वल टू HIE/IB, इसे तो बदलने की ज़रूरत है नहीं, इनपुट सेक्शन तो एज इट इज़ रहता है हमेशा। और निर्गत संकेत वोल्ट तथा V2 माइनस HFE/IB ZL। ठीक है, क्योंकि ये सारे पैरेलल हैं, सब के सब पैरेलल हैं, तो V2 बराबर HFE/IB इंटू ZL। ठीक है, ये हो जाएगा। तो उच्च फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए वोल्टता लाभ वोल्टेज गेन V2/V1, तो V2 है माइनस HFE/IB ZL, और इनपुट है HFE/IB, ये IB से IB गया तो HFE बटे HIE ZL ये आ गया। यहाँ पे आप ZL का मान रख दो, HIE RL बटे HIE प्लस RL J ओमेगा CD HIE RL ये आ गया। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो HIE है उससे ये HIE कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया HFE RL बटे HIE प्लस RL J ओमेगा CD HIE RL। यहाँ पे HFE RL HIE प्लस RL को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस J ओमेगा। अब ये कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि इसको क्या बना दें AVM बना दें। ठीक है, तो इसको बना ही दिया देखो AVM, और ये बटे में 1 प्लस J ओमेगा CD HIE RL बटे HIE प्लस RL। वोल्टता लाभ का परिणाम, क्योंकि एक सम्मिश्र राशि है, तो AVM बटे 1 प्लस ओमेगा CD HIE RL बटे HIE प्लस RL का होल स्क्वायर ये हो गया। और इसमें फेज जो कुल कलांतर है वो 180 डिग्री माइनस थीटा H ये रहता है। तो थीटा H है tan इनवर्स, तो साइन वाला सम्मिश्र, जैसे जे के साथ जो राशि है बटे रियल पार्ट, तो रियल तो 1 है, तो जे के साथ जो है वही क्या हो गया थीटा हो गया, ये आ गया। ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, इसमें सब क्या है आउटपुट सेक्शन में सिर्फ पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रेजिस्टेंस इसका तीनों आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। ये हमारे पास करंट है इंटू ZL से क्या आ जाएगी V2 आ गया, और V1 क्या है HI इंटू IB, तो V2 बटे V1 करना है, उसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, और हायर फ्रिक्वेंसी रेंज में जो अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होगी कि हम लोग जब हायर फ्रिक्वेंसी रेंज को देखते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी जिस पर वोल्टेज गेन का मान मिड फ्रिक्वेंसी रेंज का क्या हो जाए 1/√2 गुना हो जाए या 0.707 हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी या उच्च अर्धशक्ति आवृत्ति कहते हैं। वही AVH इज़ इक्वल टू AVM/√2, तो यहाँ पे आपको ये AVM/√2, तो ये वाला 1 होएगा जब भी तो होएगा √2, तो इस तरीके से FH किसके बराबर हो जाएगा, जैसे ये F के साथ जो भी है यहाँ पे गुणा में ये पूरा पार्ट इस F को छोड़ करके वो सब क्या है किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। उसको 1 के बराबर रखोगे तो इस F के बराबर क्या आ जाएगा 1/2/CD और HIE RL, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा HIE प्लस RL। ठीक है, तो इसमें क्या है F बटे FH आ जाएगा, इसी को आप ऊपर रख दोगे ना इसके अंदर, तो FH नीचे आ जाएगा, F ऊपर रह जाएगा। इसका रिजल्टेंट AVH इज़ इक्वल टू AVM बटे 1 प्लस F/FH, और फेज डिफरेंस tan इनवर्स F/FH, कलांतर 180 डिग्री माइनस थीटा H 180 माइनस tan इनवर्स F/FH। तो वही जब आवृत्ति का मान बढ़ता है तो
उच्च आवृत्ति परास में वोल्टता लाभ जो है वह कुल कलांतर का मान जो है वो घटता है। इसमें ये क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन और फेज डिफरेंस दोनों का ही मान क्या है, कम हो जाएगा। तो F बराबर एफ एच यानी कि 10 इनवर्स ये 45 डिग्री होगा तभी तो 1 होगा। तो 45 डिग्री 135 डिग्री पे कुल कलांतर आ जाएगा, माइनस करेंगे और F का मान इन्फिनिटी। तो F का मान इन्फिनिटी तो जैसे साइन का मान 0 हो और कॉस का कुछ मान हो तभी होगा। तो जैसे साइन का मान 0 तो साइन का मान 0 तो पाई/2 पे हो जाएगा, सॉरी पाई पे हो जाएगा। कॉस का पाई पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसको φh कितना आ जाएगा, φh तो क्या है, टोटल जो कुल कलांतर है उसको शो कर रहा है ये। वोल्टता लाभ तथा निर्गत व निविष्ट संकेत में कलांतर की संकेत आवृत्ति पर निर्भरता। 1 मिनट, ठीक है। तो व्हेन f अटेंड्स टू इन्फिनिटी तो AVH इज इक्वल टू 0। 1/, जैसे ये है ना f अटेंड्स टू इन्फिनिटी तो AVH 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों। इसमें क्या है, जैसे ये मैंने लिखा है ना वोल्टता लाभ तथा निर्गत व निविष्ट संकेत में कलांतर की आवृत्ति पर निर्भरता, एक कर्व है कुछ इस तरीके से। पहला तो वही है हमारा फ्रीक्वेंसी का, और ये लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज, और ये हायर फ्रीक्वेंसी, हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी FL और FH को शो करता है, ठीक है। तो ये है AV/AVM, यानी कि वोल्टेज गेन इन लोअर और हाफ का मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के डिफरेंस का ये कर्व है। और दूसरा जो है वो फाई का है। फाई जो है वो कुछ इस तरीके से कर्व आएगा, आपके पास अगर बुक रहेगी तो वहाँ पे आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ये FH है और ये क्या है, FL है, और ये हमारा 3π/2 है, ये पाई है और ये π/2 है। ये फाई का कर्व है। इसके बाद में ये कर्व आने थे दोनों, ठीक है। तो ये मैंने वैसे बना दिए हैं, आप इनको अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेना। तो ये लोअर और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे हम लोगों ने RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को स्टडी कर लिया है। इसको आप अच्छे से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।